और अब हम रुख कर सकते हैं हमारे कॉन्क्लेव का, जहां पर इस समय डिप्टी सीएम से बातचीत जारी है। धन्यवाद आपको। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और सभी को बराबर तवज्जो देती है, सभी कार्यकर्ताओं का बराबर महत्व और सम्मान होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी हर बार चुनाव के मैदान में मुझे उतारती है, जनता मुझे हर बार आशीर्वाद देती है और फिर कोई न कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए पार्टी सरकार में भी काम करने का मौका देती है। हालांकि जब पहली बार मैं विधायक बना था तो 1.5 साल मंत्री रहा, लेकिन ये बात सही है कि 2 मुख्यमंत्री थे, दोनों के समय था, उमा जी के समय में भी और बाबूलाल गौर जी के समय। फिर जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो मैं ड्रॉप हो गया था क्योंकि फर्स्ट टाइमर था। फर्स्ट टाइमर आमतौर पे मंत्री नहीं बनते हैं, लेकिन जब 2008 से 18 तक लगातार जीता तो 10 साल लगातार मंत्री रहा। फिर हमारी सरकार चली गई 18 में, तो 23 में 20 में फिर बनी जब सिंधिया जी हमारे साथ आए। तो उस समय मैं मंत्री नहीं था, लेकिन चुनाव के 3 महीने पहले फिर मैं मंत्री बना और फिर 23 से अब आपके सामने है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इसका राज क्या है, आप इतने लाडले क्यों हो सारे सीएम के? क्योंकि विधायक तो एमपी की जनता जो है बीजेपी को छप्पर फाड़ करके देती है। इसमें देखिए, हमारे यहाँ जैसे हम लोग अपनी 2 आँखों से सबको देखते हैं, तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति को संगठन नज़र रखता है और ईमानदारी से आप काम करिए, जो जिम्मेदारी मिली पूरी लगन के साथ करिए, जो टास्क दिया जाए उसको परिणाम निकाल के सामने रखिए, तो महत्व मिलता है। यही हो सकता है कारण, और तो मुझे कोई ऐसा विशेष अपने अंदर ऐसी कोई विशेषता दिखती नहीं है। चलिए, आप डिप्टी सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो एमपी की सेहत कैसी है, कैसी आप मानते हैं? एमपी का स्वास्थ्य सुविधाएं, यदि पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा है? देखिए, मध्य प्रदेश में सभी ये मानते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ मध्य प्रदेश पिछले 20 वर्षों में मजबूत हुआ है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। बीमारू राज्य का जो कलंक लगा था वो मिटा है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट पावर सरप्लस स्टेट, सिंचाई की नहरों का ऐसा जाल बिछा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, 12,000 से 1.25 लाख हो गई। तो हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी चुनौती है हमारे सामने, जिस पर हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कृषि में, जिस तरह से पावर में, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस तरह से क्लीनलीनेस में, सफाई में, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में एक बहुत ही अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर आया है। हेल्थ में भी हम टॉप 3 राज्यों में आ जाएं, इसके लिए पूरा रोड मैप जो बनाया है। आप देखिए, जब 2003 के पहले हमारे यहाँ 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 19 हो गए हैं और 6 और हम बना रहे हैं, और निजी पूंजी निवेश के माध्यम से भी 4 हमारे शुरू होने वाले हैं। तो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोल के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बढ़ाना। आपने कहा कि हेल्थ कैसा है, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती है रूरल एरिया में डॉक्टरों को पहुंचाना। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया है। 20-20 करोड़ रुपए के तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमने बनाए हैं अभी, केंद्र से बहुत मदद मिली है। अब देश में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बना सकते हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इनको ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाना ये चुनौती है जी। लेकिन इस चुनौती को हम लोग अवसर के रूप में देख रहे हैं और कोई भी कसर छोड़ नहीं रहे हैं। हम MBBS करने वाले डॉक्टर्स को बॉन्ड पोस्टिंग कर रहे हैं, जो PG करके बच्चे निकलते हैं उनकी बॉन्ड पोस्टिंग कर रहे हैं। हमने 3,000 डॉक्टर्स के पद सैंक्शन करा के और उसको PSC में भर्ती कर रहे हैं। पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के हम 15,000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, उनको हम जिला अस्पताल के लेवल पर विकसित करें।
अभी सीएम साहब आए थे, उनसे हमारी बात हो रही थी और उन्होंने हेल्थ के बारे में एक बात कही थी कि उनके पहले जो है वो एक स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, अब वो एक हैं। तो एज अ स्वास्थ्य मंत्री आपको इसका फ़र्क नज़र आ रहा है? काफ़ी फ़र्क है। ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय मुख्यमंत्री जी ने आते ही लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी होती थी जब डिपार्टमेंट अलग अलग था, अब एक हो गया है। तो इसलिए और तेज़ी के साथ मेडिकल कॉलेज को कैसे हम हेल्थ सेक्टर में उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और हेल्थ सेक्टर के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में कैसे हम कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, ये जो कमी थी वो दूर हो गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है। मैं उनको इसके लिए सारे लोग उनको बधाई दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उसके साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको ज़मीन दे रहे हैं, सस्ती ज़मीन दे रहे हैं। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई अभी भी महंगी है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, वो मेडिकल की शिक्षा में कैसे आएंगे? नहीं, कोई इसमें परेशानी इसलिए नहीं है कि जो हमारे स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं, SC ST और OBC, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। जो मेधावी छात्र योजना है, 75% जो 12th में बच्चे 75% से ज़्यादा पाते हैं, उनको मेधावी छात्र योजना से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए उनके माता पिता को पैसा नहीं देना पड़ता, सरकार के खजाने से पैसा जाता है। और इसीलिए हम लोग उनको बॉन्ड भराते हैं कि यदि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से मेधावी छात्र से उसको पढ़ाने का काम सरकार करेगी तो 5 ईयर रूरल बॉन्ड उससे करते हैं। यदि सरकारी मेडिकल कॉलेज में है तो 2 ईयर का बॉन्ड है। और यदि SC ST OBC के बच्चों की पढ़ाई सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेज में कराती है तो उसके लिए 1 साल का बॉन्ड है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि 70 to 80% बच्चों की फ़ीस उनको डॉक्टर बनाने में सरकार के खजाने से भुगतान होता है। और उनसे आपके माध्यम से मैं यही अपील करता हूँ कि जब मेडिकल की पढ़ाई उनकी हो जाती है और जब वो PG का कोर्स उनका पूरा हो जाता है और जब उनको रूरल पोस्टिंग दी जाती है तो उनको बहुत आगे बड़े खुशी से और अपनी ड्यूटी 1 साल 2 साल, क्योंकि फिर अगले साल तो नया बैच आ जाएगा। तो हमारे पास 5000 MBBS की सीटें तो अभी हैं हमारे पास, जो आने वाले 5 वर्षों में हम 10,000 करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी अगले 5 वर्षों में MBBS की सीटें पूरे देश में 75,000 बढ़ाने का उन्होंने घोषणा की है। 1.25 लाख से 2 लाख हो जाएंगे। उस 75,000 में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 5,000 होगा। तो ये जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट, गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के पहल पर जो शुरू हुई है, उसमें मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। और इसका फ़ायदा अभी मैंने देखा कि मैं जबलपुर गया था तो एक बच्ची को मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझसे बुलवाया। उन्होंने बताया ये बच्ची मंडला ज़िले की नंदग्राम से है, OBC कैटेगरी की वो बच्ची थी। नीट क्लियर करके उसका एडमिशन तो हो गया, लेकिन अंग्रेजी उसको नहीं आती थी, तो फर्स्ट ईयर में वो तीनों सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई। इसी बीच में हिंदी इंट्रोड्यूस हुई कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो उसने हिंदी ऑप्ट किया और हिंदी ऑप्ट करते हुए वो पास हो गई। तो इसका मतलब कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से टैलेंटेड बच्चे हैं, इंग्लिश भले नहीं आती लेकिन टैलेंट में कमी नहीं है। तो इसलिए जो ये पहल गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने पहल है, मैं आपसे ये सवाल करने भी वाला था हिंदी में जो मेडिकल की पढ़ाई को लेकर के, कि आपने बताया कि एक एग्जांपल आपने बताया कि फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। उसको ऑप्ट करने वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी कम है, ऐसा क्यों है? नहीं, मुद्दा ज़बरदस्ती तो ऑप्ट कराना नहीं है, लेकिन आपने सवाल किया कि जो गरीब बच्चे हैं, जो रूरल एरिया के हैं, यदि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या करें। तो फीस की प्रॉब्लम तो है नहीं। यदि उनमें अंदर टैलेंट है, नीट उन्होंने क्लियर कर दिया है तो फीस तो सरकार दे देगी। लेकिन एडमिशन के बाद भी यदि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि हिंदी नहीं, कई क्षेत्रीय भाषाएं हमारे देश में ऐसी हैं जिसमें भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सरकार ने उसको आगे बढ़ाया है, इस अभियान को। उसमें जो
रीजनल लैंग्वेज वाले डॉक्टर्स बनेंगे या हिंदी की पढ़ाई करके जो डॉक्टर बनेंगे, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग की जो समस्या है डॉक्टरों की उपलब्धता की, ये पसंद करेंगे कि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं उस बैकग्राउंड में हम जाके अपनी सर्विसेज दें। तो जो पूरे देश में एक चुनौती है, जिसके लिए हमने अभी टेलीमेडिसिन शुरू किया है, पीएससी से मेडिकल कॉलेज को लिंक किया है कि यदि मेडिकल ऑफिसर है और वहाँ पर कोई आया और उसको विशेषज्ञ नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज में जो विशेषज्ञ हैं उनसे टेलीमेडिसिन करके हम उनकी कंसल्टेशन कराएं, उनको प्रेस्क्रिप्शन दिला दें उनकी इलाज के लिए। और यदि ज़रूरत पड़े, क्योंकि वीडियो कॉलिंग से यदि समझ में आता है कि इसको मेडिकल कॉलेज आना चाहिए या जिला अस्पताल, तब तो उसको बोलें कि भाई आप आ जाओ, अदरवाइज़ वो उनको दवाई दे देंगे। तो टेलीमेडिसिन एक सलूशन है। एक वर्तमान परिस्थिति में जब डॉक्टर की उपलब्धता की कमी है, तो टेलीमेडिसिन एक ऑप्शन है। और दूसरा, डॉक्टर कैसे उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए जो ये मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में जो मेडिकल कॉलेज मेडिकल की पढ़ाई करने की जो सुविधा प्रदान की जा रही है, वो उस समस्या को पूरी तरीके से समाप्त करेगा हमारे देश की, जहाँ पर लोगों को पीएससी के स्तर पर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की कमी महसूस होती है। तो कुल मिला के बड़ा दूरदर्शिता से सामने रखते हुए इस प्रकार के अभियान और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं पहले जब इससे सवाल से पहले आपने जो जवाब दिया था, उसी से आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बॉन्ड भरवा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सर्विस देनी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तमाम ज़िला अस्पताल भी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो आप छोड़ ही दीजिए, कि वहाँ पर डॉक्टरों की कमी की खबरें हमेशा आती हैं। ऐसा क्यों है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं जिला है? अस्पतालों में तो बाय एंड लार्ज नहीं आती हैं, लेकिन रूरल एरिया में ज़रूर आती हैं। और वो एक माइंडसेट हो गया है। पहले आपको मालूम है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी। अब तो 4 लेन की सड़कों से हमारे सारे ब्लॉक लेवल तो जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में सारे ब्लॉक विकासखंड 4 लेन की शानदार सड़कों से जुड़ गए हैं। 24 घंटे बिजली हो गई है। और सिंचाई की नहरों का जो नेटवर्क हुआ, उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। तो वहाँ बाज़ार भी डेवलप होने लगे हैं। शहरी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में न होने के कारण एक माइंडसेट बन गया है डॉक्टर्स का कि हम डॉक्टर की पढ़ाई करें, स्पेशलिस्ट बने, सुपर स्पेशलाइज्ड हम पढ़ाई करने के बाद हम महानगरों में रहें। उनको अपनी बेसिक जो नीड है उसकी पूर्ति महानगरों में दिखती है, बच्चों को पढ़ाना है। तो इस वजह से ये थोड़ा रिलेक्टेंस रहता है। लेकिन अब जब सिचुएशन बदल गई है, हमारी तो योजना है कि आने वाले दिनों में हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ होंगे वहाँ पर डॉक्टर्स कॉलोनी बनाएंगे शानदार। इवन पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी होती है। और पैरामेडिकल स्टाफ की भी, उसकी तो पर्याप्त स्वीकृतियाँ हमने दी हैं। जो IPHS 12 जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से सबसे पहले सरकार बनते ही हम लोगों ने गैप एनालिसिस कराई कि कितना मैन पावर चाहिए और कितना मैन पावर है, और जो डिफरेंस था उसको कैबिनेट में ले जाके मंजूर कराया। उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नवंबर दिसंबर तक हमारी सारी भर्तियां हो जाएंगी। तो मैन पावर की कमी से निश्चित रूप से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव होंगी, और क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव होगी तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। लोगों का भरोसा बढ़ेगा तो OPD और फुटफॉल वहाँ पर होगा, और फिर सिर्फ रेफरल केस ही जिला अस्पतालों में जाएं, मेडिकल कॉलेज में जाएं, ये हमारी कोशिश है। नहीं, मैं वही जानना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। हम देखते हैं, हम मीडिया है, हम कैमरे की नज़र से देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई गर्भवती महिला है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली, उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या जहां पर सुविधा होनी चाहिए थी उसके नज़दीक, उसमें वो नहीं मिली। तो इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? क्या इसके लिए आपकी योजना है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अब जब आप देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है इस तरह की तस्वीरों को देख? नहीं, एम्बुलेंस ना मिलना तो मुझे लगता है कि कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा मामला हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता। बाकी हमारे यहाँ जननी सुरक्षा और 108 एम्बुलेंस 2000 से ज़्यादा चल रही हैं। रिस्पांस टाइम कितना है फ़ोन करने के बाद, इसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं। और यदि रिस्पांस टाइम से ज़्यादा हुआ, एम्बुलेंस फ़ोन करने के बाद देरी से पहुंचा है, तो उस पर उसको पेनल्टी लगाई जाती है, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो कुल मिला के एम्बुलेंस को लेके तो आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि हाँ टेलीफोन होता है तो एम्बुलेंस आती है। अब ये जो आपने बताया कि लंबी दूरी तय इसलिए करनी पड़ती है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में
उस तरह से विशेषज्ञ की उपलब्धता जो चुनौती है, जो मैंने आपको बताया, तो उनको फिर जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो हालांकि हमने MMR और IMR में इम्प्रूवमेंट किया है। ये बात सही है कि मातृ मृत्यु दर जो हमारी आम तौर पे दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा थी, लेकिन 175 मातृ मृत्यु दर जो थी MMR, वो 175 से पिछले दिनों के जो प्रयास हुए हैं वो 157 हो गई है। तो एक बड़ा डिक्लाइन हुआ है और हमें 80 तक ले जाना है उसको। इसी प्रकार से IMR और को भी हमें 43 से 20 तक ले जाना है। उसके लिए जो ज़रूरी काम है, उसके लिए संजीवनी पोर्टल बनाया गया है, आशा वर्कर्स के लिए अनमोल 2 बनाया गया है ANM के लिए, कि जिससे कि हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम ये कोशिश करें कि सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ रजिस्टर्ड हो जाएं। उनका एंटीनेटल चेकअप हर 3 महीने में जो होता है वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो पूरे हों। और जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका हर महीने की 2 तारीख, 9 और 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वहाँ पर ऑब्स एंड गायनी वाली विशेषज्ञ पहुँच जाएँ। आशाओं की ड्यूटी लगाई है को उनको गाँवों से इकट्ठा करके वहाँ पे ले जाएँ, तो जिससे कि कोई भी अनएड्रेस्ड न रह जाए। और उसके कारण ये इम्प्रूवमेंट आया, 157 में हम पहुँचे हैं और हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी 80 तक पहुँचाएँ। एक और चुनौती है, आपने कहा कि रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को रखना एक चुनौती है। इसके साथ जो बड़ी बड़ी स्कीम हैं केंद्र सरकार की भी हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इलाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात क्रियान्वयन की आती है कि इन योजनाओं में फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत के नाम पर फर्जी मरीज, फर्जी बिल, इस तरह की चीज़ें काफ़ी पिछले दिनों में हमने देखी हैं। तो उसके लिए कोई एक्शन प्लान है आपके पास कि इस तरह का फर्जीवाड़ा कैसे रोकें? ये आयुष्मान भारत योजना इतनी फुल प्रूफ योजना है, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिसकी मंशा है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज हर गरीब से गरीब आदमी को बड़े से अस्पताल में भी ज़रूरत पड़े तो मिल जाए। लेकिन उसके साथ ही इसमें काफ़ी इसके मॉनिटरिंग के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो ये जैसे आप सुनते हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ, तो ये फर्जीवाड़ा आपको सुनाई क्यों देता है? क्योंकि पकड़ा जाता है। यदि पकड़ा नहीं जाए तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो इसलिए इसकी जो, लेकिन फर्जीवाड़ा ना हो इसके लिए कोई योजना है? देखिए ऐसा है, कानून बनाए जाते हैं और कानून तोड़ने के लिए जो अपने आप को रिस्क में रख के तोड़ने पे उतारू है, तो उसका आप क्या करोगे? उसको पकड़ ही सकते हो, उसको सज़ा दे सकते हो, उसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हो, डीइम्पैनल्ड कर सकते हो। तो ये जब हम लोग करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है और इसलिए आप इसको उठाते हो। इसका मतलब ये है कि सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है और वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। मंशा हमारी बड़ी क्लियर है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाकर हेल्थ के सेक्टर में जो क्रांतिकारी काम किया है, इतनी बड़ी हेल्थ सिक्योरिटी का कवरेज दुनिया के किसी देश में नहीं है। बिल्कुल। और मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि टाइम की पाबंदी है, कि अक्सर नेता और विवाद साथ साथ चलते हैं। राजन शुक्ला के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि इतने साल मंत्री होने के बाद भी कहीं कोई बयान जो है वो सुर्खियों में नहीं आया आपका? कोई हेडलाइन आप हमको भी नहीं देते हैं? देखिए, यदि आप मेरा सीधा सा ही रहता है कि जो काम मिला है उस काम को पे फोकस करके, और जब आप काम करेंगे तो आपके पास काम बहुत ज़्यादा रहेगा और समय बहुत कम रहेगा। तो यदि आपने अपना दिमाग इधर उधर लगाया बयान देने में या कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। चलिए, तो यही आपकी शायद निर्विवादित छवि का राज है। राजेश शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े, NDTV के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ताली इन्होंने हमारी बात पर बरजाई कि जल्दी क्लोज किया जाए उसके लिए? नहीं, आपकी मेरे ख्याल से